हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर सेकंड में टोटल टॉपिक लगभग हम लोगों ने कर लिए। एक टॉपिक और आपके एग्जाम्पल है जिसमें वलय के अक्ष पर कोई दूरी है, अक्ष दूरी दे रखी है आपको कि वलय के अक्ष पर अक्ष दूरी पर स्थिति किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो वो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और कर लेते हैं अपन। टॉपिक है अपने पास है पतली वलय। पतली वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग जो अपने गाउस नियम था, गाउस नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक की चर्चा की थी। उसके 5 अनुप्रयोग हम लोगों ने किए थे। ठीक है, प्लेट है, तार है, गोला है, चालक गोला है, कुचालक गोला है, इन सब के लिए वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है। तो एक पतली वलय के लिए अक्ष पर देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि कोई भी एक वलय है, ठीक है, मान लिया ये वलय अपने पास इसकी अक्ष पर यानी इसकी सेंटर पॉइंट से मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, r है। देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लेंस रखा हो कि वलय किस अकॉर्डिंग रखी है, न किस अकॉर्डिंग। जैसे मान लो ये वलय कैसे है, इस अकॉर्डिंग रखी गई है। इसकी अक्ष पर कोई बिंदु है P, कितनी दूरी पर है, अक्ष दूरी पर ही विद्यमान है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए, आपने इससे पहले बायो-सावर्ट के नियम से विद्युत क्षेत्र इससे पहले हम लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या है कि इस पर क्या माने, हमें कोई भी अल्पांश मान ले। जैसे मान लेते इस पर कोई भी 2 अल्पांश है जिसकी मोटाई कितनी है, dl मोटाई के 2 अल्पांश हैं, और इस पर जो वलय अपने पास है इस पर टोटल आवेश मान लेते हैं अपन कितना है, q है। ठीक है, तो 2-3 चीजें आपने पढ़ी थी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए, वलय के लिए कौन सा बनेगा, रेखीय आवेश घनत्व बनेगा। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोगों ने किससे इंडिकेट किया था, लेमड़ा से। तो टोटल चार्ज अपने पास Q है। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व क्या कहता है कि एकांक लंबाई पर विद्यमान आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। लेमड़ा इक्वल्स में क्या था, Q/L, यही था। अब देखिए, यहां पर अपने पास वलय की टोटल लंबाई कितनी है, एक वलय वर्ताकार वलय है, तो वर्ताकार वलय के लिए टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि के बराबर होगी, और परिधि कितनी हो जाएगी 2πr। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, लेमड़ा इक्वल्स में Q/2πr। ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी रेखीय आवेश घनत्व की। अब अपन बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे ज्ञात करें। तो हम लोगों ने 2 अल्पांश माने dl मोटाई के, अल्पांश है तो इस पर आवेश भी मान लेते हैं कितना है, dq आवेश मान लेते हैं। ठीक है, और इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र दूरी मान लेते हैं, कोई भी r दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, प्लस आवेश है, तो बिंदु की तरफ चलते हुए बिंदु से बाहर की ओर, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, इस पर नाम दे देते हैं dE1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, इसके कारण कितना बनेगा, ये भी दूरी कितनी है, r ही है, और कितना हो जाएगा dE2। ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए, अपने पास आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़े थे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कहती हैं कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त नहीं होती। अब देखिए, यहाँ पर तो अपने को बिंदु P पर 2 दिशाएं प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे पहले तो एक निश्चित डायरेक्शन इनकी बनाएं,
निश्चित दिशा बनाए तो निश्चित दिशा कौन सी हो जाएगी, इनको क्या कर दो, घटकों में वियोजित करते हैं, और घटकों में वियोजित करने का आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको घटकों में, जैसे मान लो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसके लिए घटक तो ये बनेगा और ये घटक ये बनेगा। अब समस्या अपने पास है कि कौन सा लंबवत घटक होगा और कौन सा क्षैतिज घटक होगा। तो देखिए थीटा, ये दोनों थीटा है तो ये भी कितने कितने हो गए, थीटा थीटा हो गए, ठीक है। थीटा कोण जिसके साथ बना है वो कौन सा घटक होता है, क्षैतिज घटक होता है, यानी ये तो हो गया DE1 cos थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा कौन सा, जिसके साथ एंगल नहीं बना वो कौन सा घटक होता है, लंबवत घटक, या ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हैं, या साइन घटक भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास DE1 sin थीटा। ऐसे ही इसे भी डिवाइड कीजिए, डिवाइड करोगे तो इसके लिए घटक ये बनेगा, एक ये बन जाएगा। कौन किसके साथ बन रहा है, इसके साथ में, तो ये तो कितना हो जाएगा DE2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा DE2 sin थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमने घटकों में वियोजित कर दिया। अब देखिए टोटल विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले अपन बात करें कि अल्पांश के कारण DE1 की वैल्यू कितनी होगी। जैसे नाम इंडिकेट कर देते हैं, A मान लेते हैं, इसे B कर देते हैं, ठीक है ना, A B। अब देखो A घटक के कारण या A अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R², यही होता है KQ/R²। तो कितना हो जाएगा, देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र DE1 कितना आ जाएगा, KQ, K तो अपने पास है, Q का मान कितना है, Q की जगह इस पर आवेश कितना है DQ, K DQ/ कितना है R, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरे अल्पांश की बात करें, B अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र DE2 वो कितना बन जाएगा, K तो अपनी जगह है KQ/R² विद्युत क्षेत्र, ठीक है। कितना हो जाएगा DQ/R², इसके लिए भी ये बनेगा। अब देखो दोनों अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, ठीक है, और यानी DE1 और DE2 समान है, और साइन थीटा ये भी समान है, लेकिन दिशा में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये घटक तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बचा कौन सा घटक अपने पास, इन दोनों की दिशा देखिए, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो टोटल विद्युत क्षेत्र है वो कौन से घटक के कारण आ जाएगा, DE1 और DE2 कोस घटक के कारण प्राप्त होगा, ठीक है। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से इंडिकेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा। आपको पता है दो चीजें आपको बताई थी, एक तो अपन कई बार कर देते हैं समेशन, ठीक है, और एक करते हैं अपन इंटीग्रेशन। दोनों का काम सेम ही है, ये केवल किसको दर्शाता है, बीजगणितीय योग को दर्शाता है, और ये किसको, योग को ये दर्शाता है। केवल फर्क इतना सा है कि कोई भी फलन के रूप में वैल्यू हो तो उसे अपन किससे, उसके टोटल को किससे इंडिकेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए इसमें कितनी हो जाएगी वैल्यू, इसको ऐसा लिख दें इंटीग्रेशन L, ठीक है, L से मतलब है लाइन इंटीग्रल, क्योंकि एक रेखीय की बात कर रहे हैं अपन, रेखीय आवेश घनत्व है, टोटल इसके पृष्ठ पर आवेश विद्यमान है तो रेखीय आवेश ही है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल और साथ में कितना है DE1 cos थीटा मान लो या DE2 मान लो, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। बात समझ में आई, ठीक है। वैल्यू पुटअप कीजिए, इक्वल्स में DE1 आपको पता है, DE1 इक्वल्स में DE2 इक्वल्स में कितना है, K DQ/R²।
ये तो वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू पुटअप कीजिए, इंटीग्रेशन एल डी1 के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में कितना है कोस थीटा है, ठीक है। अब देखो अपने पास दो बातें और आ गई, एक तो आ गया कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डायग्राम में, देखिए डायग्राम की सहायता से अपन कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, अब टोटल अपन निकाल रहे हैं वो अक्ष पे निकाल रहे हैं, यानी दूरी अपने को चाहिए अक्ष के पदों में चाहिए। ये दूरी है आर, वो कौन सी है, अल्पांश के कारण है, तो आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज एओपी की बात करें, एओपी से देखो, एओपी से कोस थीटा की वैल्यू देखें तो कोस थीटा तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे करण। आधार कितना है अक्ष और करण कितना है आर, यानी कोस थीटा इक्वल्स में क्या आ गया अक्ष बाई आर, ठीक है। दूसरी बात करें अपन, वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, आर की वैल्यू और कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि करण स्क्वायर इक्वल्स में क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ऐसा कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स में आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, और आर के बराबर वैल्यू रखें तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है। पुटअप कीजिए, कोस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए पहले, तो देखो कितना बनेगा, इक्वल से इंटीग्रेशन एल के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है अक्स अपॉन आर, यही है, ठीक है। कितना बना अपने पास वैल्यू, इक्वल से इंटीग्रेशन एल के डी क्यू अपॉन आर क्यूब और साथ में कितना है अक्स है, ठीक है। देखिए इक्वल से के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, अक्ष को भी बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में एल डी क्यू अपॉन आर क्यूब। अब देखिए अपने पास डी क्यू की वैल्यू कितनी है, अपन जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व की हम लोगों ने बात की, तो डी क्यू कितना बनेगा, यानी लेमड़ा एक अल्पांश के लिए अपन लिखें तो अल्पांश के लिए कितना हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि अल्पांश की मोटाई डी एल ही अपने पास है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स में लेमड़ा डी एल, यानी डी क्यू की जगह अपन लिख सकते हैं लेमड़ा डी एल, कितनी बनेगी वैल्यू, इक्वल्स में के अक्ष इंटीग्रेशन एल लेमड़ा डी एल बाई कितना है आर क्यूब, ठीक है। इक्वल से के अक्ष लेमड़ा को भी बाहर ले लो और आर क्यूब को भी बाहर ले लो और इंटीग्रेशन में क्या बनेगा डीएल। अब देखिए डीएल अल्पांश की मोटाई है, हम लोग क्या कर रहे हैं टोटल वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल वलय के लिए डीएल तो इसकी मोटाई हो गई और इंटीग्रेशन डीएल करेंगे तो टोटल वलय की मोटाई आ जाएगी, यानी इसकी मोटाई से मतलब क्या इसकी परिधि हो गई। तो इंटीग्रेशन डीएल कितना बनेगा 2 पाई आर बन जाएगा, तो इसकी जगह पुटअप कर सकते हैं 2 पाई आर। तो कितना बनेगा इक्वल सी के अक्ष लेमड़ा अपॉन आर क्यूब और इंटू 2 पाई आर बन जाएगा, ठीक है। देखिए अपने पास आर की वैल्यू भी अवेलेबल है, तो आर की वैल्यू भी पुटअप कीजिए। कितना हो जाएगा देखो इक्वल से के अक्ष लेमड़ा अपॉन आर क्यूब है, आर क्यूब की जगह वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी 1/2 तो पहले से है और 3 और है तो कितनी हो जाएगी 3/2 बन जाएगी और साथ में कितना है 2 पाई आर बन जाएगा। देखो यहां से ये जो वैल्यू अपन ने लिखी थी टोटल वलय का आवेश यानी टोटल वलय का रेखीय आवेश घनत्व लिखा था। चाहो तो आप यहां से
हम लोगों ने वैल्यू पुट की थी, देखो लेमडा dl लिखा था ना, इसकी जगह भी आप इंटीग्रेशन dq का इंटीग्रेशन करके सीधा सीधा भी उसे क्यों लिख सकते हो, ठीक है। और यदि अल्पांश के पदों में लेके चलो तो जो हमने किया है उस अकॉर्डिंग करते जाए। देखो लेमडा इंटू 2πr, यहां से ऐसा लिख सकते हैं q इक्वल्स में लेमडा इंटू 2πr बन जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, क्यों लिख सकते हैं, तो इक्वल्स में कितना बनेगा k क्यों अक्ष अपॉन में r स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो वैल्यू बनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें एक प्रतिबंध दे रखा है। प्रतिबंध कौन सा है कि अक्ष इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यानी जितनी दूरी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे हैं वो दूरी वलय की त्रिज्या की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्रतिबंध के लिए अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रतिबंध के अनुसार अक्ष इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, तो अक्ष ज्यादा है। तो देखो आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, आर का मान बहुत कम है अक्ष की तुलना में, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल्स किसके हो जाएंगे, अक्ष स्क्वायर के। आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स में अक्ष स्क्वायर बनेगा, क्योंकि देखो इसकी तुलना में, अक्ष की तुलना में आर बहुत ही अल्प है। और किसी बड़ी राशि में यदि सूक्ष्म राशि जैसे मान लो अपन मान लेते हैं कि 5 है और 5 में अपने को वैल्यू ऐड करनी है 0.0001, ठीक है, यानी 5 की तुलना में ये वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसमें इसको ऐड करेंगे या इसमें से घटाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी 5.00001 ये वैल्यू बनेगी। यानी कोई भी प्रभाव इसकी तुलना में बहुत ही अल्प है तो उस राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसे कह सकते हैं अपन आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल्स किसके हैं, अक्ष स्क्वायर के, ठीक है। पुटअप कीजिए तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स के क्यों अक्ष अपॉन, इसकी जगह पुट करें अक्ष स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितनी वैल्यू बनेगी, इक्वल्स में के क्यों अक्ष अपॉन कितना आ जाएगा अक्ष की पावर 3, ये बनेगा। एक पावर से और कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, इक्वल्स में के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी कौन से, इस प्रतिबंध के लिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इक्वल्स में के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर। देखो बात साधारण सी है, आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की थी, उसके लिए वैल्यू कितनी आई थी, हम लोगों ने ये माना था कि कोई भी बिंदु आवेश है और उससे आर दूरी पर कोई बिंदु है पी जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अपन ने चालक अचालक गोलों के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो बात वो की वही है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनी थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बीच की दूरी आर थी। अब अपने पास बीच की दूरी कितनी थी, वलय से, और बीच की दूरी कितनी थी, अक्ष थी। तो बात वो की वही है, इसके लिए कितना बन जाएगा, के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर बन जाएगा, यानी बीच की दूरी का स्क्वायर करना है। तो देखो ये वैल्यू बनी थी अपने पास के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आपका सेकंड चैप्टर है, इसी टॉपिक के साथ आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आपको साथ साथ ही करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।